हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर बातचीत हो रही है। कल इस टॉपिक के 3 प्रश्नों पर हम लोग बातचीत किए थे। आज आगे के 3 और प्रश्नों पर बातचीत होना है, जिसमें से जो बातचीत हुई थी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है, इस पर बातचीत हुई थी। किसी भी साहित्य का काल विभाजन क्यों आवश्यक है, इस पर बात हुई थी। और किसी भी कालखंड के नामकरण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए नामकरण करते समय, इन पर बात हुई थी। उसी से मिलते जुलते फिर आज 3 प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं? यानी कि हिंदी का पहला कवि किसे मानना चाहिए, कौन सा इतिहासकार या कौन सा विद्वान किसे मान रहा है, इस पर बातचीत होना है। और तीसरा प्रश्न है हिंदी की आरंभिक सीमा, यानी कि हिंदी की शुरुआत कब से मानी जानी चाहिए, इस संबंध में आज बातचीत होना है। तो तीनों प्रश्न बहुत शानदार हैं और तीनों प्रश्न आपसे अछूते नहीं हैं। तीनों प्रश्नों के बारे में बहुत अध्ययन सामग्री आपके पास पहले से ही विद्यमान है। बस उस अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करके 200 से 225 शब्दों में आपको अगले के सामने, यानी कि जो एग्जामिनर आपका है उसके सामने परोस देना है और उधर से अच्छे अच्छे नंबर ले लेना है। तो क्या है पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन की पद्धतियां क्या हैं? अभी हम लोग इससे पहले वनडे एग्जाम में पढ़े थे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो वहां पर भी पढ़ाया गया था कि साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियां हैं। कहीं कहीं पर 5 मिलता है, कहीं कहीं पर ढेर सारी संख्याएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां बताई गई थी वहां पर। एक था वर्णानुक्रम पद्धति, जिसका प्रयोग करने वाले गार्थादत्त तासी, जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले थे, और शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सरोज लिखे थे। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आए, उन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ लिखा। उसका अनुसरण करके मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति पर लिखा। आगे चल करके रामचंद्र शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा। उससे आगे बढ़ो तो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने वाले गणपत चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। तो वो 4 पद्धतियां वहां पर थी। आगे और बढ़ोगे तो मार्क्सवादी पद्धति आती है, इसको समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। फिर नारीवादी पद्धति, उत्तराधुनिकतावादी, पता नहीं कौन कौन सी ढेर सारी पद्धतियां हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 पद्धतियां हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी, यानी कि जो काल विभाजन किया गया किन किन पद्धतियों के आधार पर किया गया, किन किन प्रणाम सबको नमस्कार। तो जो पद्धतियां हैं काल विभाजन की, अभी हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर बातचीत कर रहे थे। आज जो बातचीत होना है ये काल विभाजन की पद्धतियों पर बातचीत होना है। उसी से मिलती जुलती यहां पर भी है, उसी से मिलती जुलती यहां पर भी है काल विभाजन की। भाई जैसे आप कल भी चर्चा हुई थी नामकरण पर, कि नामकरण आवश्यक क्यों है, नामकरण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये जो नामकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो वैसे ही जो काल विभाजन किया गया, जैसे अभी एक जीवन, जो हम लोगों का जीवन है, उसका विभाजन किया गया कि ये बाल्यावस्था है, ये शैशवावस्था, भाई शुरुआत से करोगे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, युवावस्था है, फिर जो आपका बुढ़ापा, वृद्धावस्था है। इस प्रकार से कई अवस्थाओं में बांट दिया गया पूरे जीवन को। क्यों बांट दिया गया? इसलिए बांटा गया क्योंकि हर एक अवस्था की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। शरीर की स्थिति, चाहे वो ताकत को लेकर के हो, चाहे वो ज्ञान बुद्धि अनुभव को लेकर के हो, हर एक अवस्था में अलग अलग प्रकार की। वैसे ही जब किसी भी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया जाता है, वहां पर भी कई आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है।
जैसे आपने देखा होगा कुछ हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया कि ये प्रारंभिक काल है, ये मध्यकाल है और ये आधुनिक काल है। भाई किसी भी अवस्था को, किसी भी चीज को 3 भागों में बांटना बड़ा आसान है। ये पहला, ये बीच का, मध्य और ये अंतिम, यानी आधुनिक हो गया। इसी प्रकार से इतिहास में हम लोग बांट लेते हैं, ये प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। वैसे यहां पर भी बांट दिया गया। ऐसे कुछ विद्वान ऐसे हुए और जो 3 भागों में बांटने वाले थे, इसमें कौन कौन थे जो 3 भागों में बांट देते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। गणपत चंद्रगुप्त जैसे विद्वान है ना, जो वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इससे इतर हट करके 4 भागों में बांटा पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में। ये वीर गाथा काल है, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है, ये गद्य काल यानी आधुनिक काल है। ये 2 नामकरण तो बहुत चर्चित हैं, जो काल विभाजन है 2 बहुत चर्चित हैं। एक पहला जो गणपत चंद्रगुप्त वाला है, इस समय को ध्यान में रखते हुए कि पहला है तो आदि हो गया, बीच का है तो मध्य हो गया, आगे है तो आधुनिक हो गया। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने जब बंटवारा किया, विभाजन किया, वो कैसा था? वो प्रवृत्तियों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए उन्होंने जो विभाजन किया वीर गाथा काल, यानी इसमें वीर गाथा की प्रवृत्ति की विशेष प्रधानता थी। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता को देखते हुए, रीति काल में रीति तत्व की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक काल में गद्य लिखा गया, ज्यादा गद्य का विकास हुआ तो गद्य काल नाम दे दिया, विभाजन कर दिया। वैसे ही कुछ विद्वान आगे चल के ऐसे भी हुए जो विधाओं के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं कि ये पद्य साहित्य है। जैसे हमारा ही नोट्स ले लो, नोट्स में हमने क्या किया कि ये गद्य वाला पार्ट है, ये पद्य वाला पार्ट है, ये काव्यशास्त्र वाला पार्ट है, ये व्याकरण वाला है, ये संस्कृत साहित्य वाला है। ऐसे बांट दिया गया विषय वस्तु के आधार पर। तो वैसे ही यहां पर जो बंटवारा किया गया वो विधाओं के आधार पर कर दिया गया। और एक चौथा आता है जिसकी हम चर्चा करेंगे आज, 4 की बात करेंगे, 4 पद्धतियों की बातचीत करेंगे। वैसे पद्धतियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि शब्द सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना लिख रहे हो इससे महत्वपूर्ण नहीं है, आप सीमा में बंद करके कितना लिख रहे हो, कितना गुणात्मक लिख रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता कितनी अच्छी है, इस पर आपको नंबर मिलेगा, न कि आप ढेर सारा ले जाकर के परोस दो 20 पेज में 2 क्वेश्चन, मजा नहीं आएगा। जो चौथा पद्धति है वो विषय वस्तु आधारित है। कैसी है? विषय वस्तु आधारित है, जो सबसे कम तर्कशील है, या कह सकते हैं इन 4 पद्धतियों में से सबसे गिरी हुई पद्धति जो है विषय वस्तु वाली है। पहली फिर ठीक है, सबसे अच्छी हम तो कहेंगे दूसरी वाली है, रामचंद्र शुक्ल वाली। तीसरी फिर भी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चौथी तो मां बेकार पद्धति है, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए रख दिया गया। इसलिए वहां पर किसी का ज्यादा नाम नहीं दिया गया, ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। तो जो ज्यादा चर्चा हमको करनी है, इन 4 पद्धतियों में से 2 पद्धतियों की चर्चा होनी है। एक काल यानी समय के आधार पर, जो आदिकाल या प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल दिया गया, और एक रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन पर बातचीत करना है। उनके जो काल का विभाजन किया गया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, उस पर बातचीत करना है। कैसे आपको लिखना है? बड़ा आसान सा है, याद पहले से ही आपको है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। भाई कोई भी चीज हो, चाहे आदिकाल का काल विभाजन हो, आदिकाल का नामकरण हो, आदिकाल की समय सीमा हो, हिंदी की शुरुआत हो, इसको लेकर के एक निश्चित समय सीमा क्या है, इसका निर्धारण कर पाना बड़ा टेढ़ी खीर है। यानी कितना आसान काम नहीं है। बहुत से विद्वानों ने अपने अपने स्तर से काल विभाजन करने का,
नामकरण करने का, समय सीमा का प्रयास खूब किया है वर्गीकरण करने का, लेकिन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रही गई है। अब उसी की आपको समीक्षा करना है, अपना निर्णय देना अपने हिसाब से, क्योंकि आज स्थिति और है। जब शुक्ल जी लिख रहे थे 1927 या 29 में जो प्रकाशित हुआ शुक्ल जी का इतिहास, उस समय की स्थिति में और आज आपकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। गणपत चंद्रगुप्त जो 1965 में लिखे अपना वैज्ञानिक इतिहास, उसमें, और गार्थ ताशी जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखे जिन्हें काल विभाजन किया ही नहीं है। मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, शुक्ल जी ने जो किया, तो इन सब में उस समय की स्थितियों में और आज की स्थितियों में बहुत अंतर आ गया। तो आज आपको उन चारों का मूल्यांकन करते हुए अपना तर्क देना है, अपना विचार देना है। तो क्या कहा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। साहित्य के विकास को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न पद्धतियों का अनुसरण किया। क्या किया? विभिन्न पद्धतियों का अनुसरण किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मुख्यतः 4 प्रकार की काल विभाजन पद्धतियां प्रचलित रही हैं। यह संख्या जरूर याद रखिएगा, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की काल विभाजन की पद्धतियां प्रचलित रही हैं मुख्य रूप से। बाकी तो 5-6 भी मिल सकते हैं, लेकिन 4 मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से या मुख्यतः 4 पद्धतियां काल विभाजन की प्रचलित रही हैं, जिनमें से प्रथम पद्धति में, यानी पहला, संपूर्ण हिंदी साहित्य का विभाजन, संपूर्ण हिंदी साहित्य का विभाजन 3 युगों यानी कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किया गया है। इस पद्धति के समर्थक गणपत चंद्रगुप्त और धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। कौन है? गणपत चंद्रगुप्त और धीरेन्द्र वर्मा। अब धीरेन्द्र वर्मा को आप भले ना याद रख पाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन गणपत चंद्रगुप्त को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। और गणपत चंद्रगुप्त लगभग सबको याद भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके अनुसार मध्यकाल में किसी प्रकार का मूलभूत साहित्यिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। यानी इस प्रकार के जो विद्वान हैं गणपत चंद्रगुप्त, धीरेन्द्र वर्मा, इनका मानना यह था, इनका तर्क यह था कि जो आदिकाल में लिखा गया वो तो ठीक है, लेकिन जो भक्ति काल और रीति काल में लिखा गया, उनमें दोनों में बहुत ज्यादा विशेषताओं में अंतर नहीं, प्रवृत्तियों में अंतर नहीं है, इसलिए दोनों को एक मिला करके मध्यकाल कहे तो ज्यादा ठीक है, माध्यमिक काल कहे तो ठीक है। तो इनका मानना यह था। आगे क्या कहा? लगभग 5 शताब्दियों तक संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य और रीति काव्य जैसी विविध धाराएं समानांतर और अखंड रूप में प्रवाहित होती रही। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लो एक आध कोई काव्य आपसे बीच में छूट जाता है, जैसे मान लो आपने लिखा संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, तो 4 सबको लिखना है, बिल्कुल आसान सा है। वीर काव्य, नीति काव्य, भाई वीर काव्य कहां लिखा गया? रीति काल में। नीति काव्य कहां लिखा गया? रीति काल में। भाई नीति काव्य लिखने वाले कौन? रहीमदास जी, बहुत अच्छी नीति की बातें कहें, दीनदयाल गिरी कहे, गिरधर, बहुत लोग कहे। यहां पर रीति काव्य आसान से है, जहां पर लगे आदि लगा दो, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सभी होनी चाहिए, सर ये 6 लिख दे, 6 हमको भी लिखना है, नहीं। 4 याद है, 4 लिखो, आदि कर दो। 5 है, 5 लिखो, जितने भी याद आ जाए बस आदि करो, बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह भी ध्यान रखना है कि भक्ति काल और रीति काल दोनों की मिली जुली जरूर हो। ऐसा ना हो कि 4 भक्ति काल की ही विशेषताएं लिखो या काव्य लिखो, आगे 5वां भूल ही जाओ। रीति काल का भी कोई ना कोई याद आना चाहिए, फिर आदि लगा दो। अखंड रूप में प्रवाहित होती ही रही, इसलिए भक्ति काल और रीति काल को अलग अलग युग मानना उचित नहीं समझा गया। यानी इन्होंने अपना तर्क दिया, जो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से जो बंटवारा किया, विभाजन किया, इनका मानना यह था कि आदिकाल के बाद जो मध्यकाल है 500 शताब्दियों का, 5 शताब्दियों का, 500 वर्षों का जो समय है, इसमें लगभग एक ही जैसी कविताएं लिखी गई। प्रेम काव्य 500 वर्षों तक लिखा जाता रहा, संत काव्य लिखा जाता रहा, कृष्ण काव्य, राम काव्य 500 वर्षों तक लिखा जाता रहा, जो रीति काव्य वही लिखा गया। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको उचित अलग युग समझना नहीं चाहा, नहीं माना कि उचित अलग होना चाहिए, ठीक नहीं है, ये मान लिया, ये तर्क इनका हो गया।
अगला तर्क आता है आपका द्वितीय पद्धति। द्वितीय पद्धति में आता है कि साहित्य का विभाजन 4 युगों में। सबको याद आ गया होगा कि ये विभाजन है किसका, ये विभाजन है किसका, ये सबको याद आ गया होगा। रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहा इन्होंने, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी आप कह रहे थे वीरगाथा काल। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण पद्धति अपनाई है। कौन सी, दोहरी नामकरण पद्धति, यानी प्रत्येक कालों के 2-2 नाम दिए। आदिकाल को आदिकाल कहा, आदिकाल के साथ साथ वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल कहा, पूर्व मध्य काल भी कहा, उत्तर मध्य काल रीतिकाल को कहा और रीतिकाल भी कहा है, और आधुनिक काल को आधुनिक काल भी कहा और गद्य काल भी कहा है। तो आप यहां पर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के स्थान पर वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसलिए यहां पर हमने लिखा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ यहां पर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके आधार पर हमने यहां पर मूल्यांकन किया, इसलिए यहां पर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिया है। तो ऐसा ही नाम लिखो, ज्यादा ठीक है। लेकिन बाई द वे याद नहीं आता है तो वीरगाथा काल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा ने इसी काल विभाजन को अपनाया है जो ऊपर दिया गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस दृष्टिकोण के अनुसार भक्ति काल और रीतिकाल की साहित्यिक चेतना, प्रवृत्तियों और काव्य दृष्टि में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। भाई जो गणपत चंद्रगुप्त जी थे, धीरेन्द्र वर्मा जी थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे थे कि उनको भक्ति काल में जो भक्ति काल और रीतिकाल की विषय वस्तु में, चेतना में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। भाई अगर जो एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछोगे कि रीतिकाल की कविता और भक्ति काल की कविता में अंतर क्या है, तुरंत बता देगा, कम पढ़ा लिखा होगा तब भी। लेकिन इनको नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं क्यों। जैसा भी हो, उस समय उनकी जो स्थिति रही हो, तो आपको मूल्यांकन उसी आधार पर करना है। तो यहां पर साहित्यिक चेतना, प्रवृत्तियों और काव्य दृष्टि में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र युगों के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बात आती है तृतीय पद्धति की। तृतीय पद्धति, इसमें इस विधा में काल विभाजन विधा आधारित काल विभाजन है। कैसा, विधा आधारित। इसमें हिंदी साहित्य को कविता और गद्य की विभिन्न विधाओं के अनुसार विभाजित करके उनके विकास का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा, आपके पास भी हो सकता है कई पुस्तकें ऐसी हों जिसे लिखा हो हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, या हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। इस प्रकार की पुस्तकें भी आपके पास होंगी। खासकर इस प्रकार की किताबें आजकल कौन लिख रहा है, मधुरेश जी लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं, मधुरेश जी। अगर जो आपके पास नहीं किताबें पढ़ने का शौक है तो मधुरेश जी के इस प्रकार की किताबें ला सकते हो, बड़ी अच्छी किताबें हैं। थोड़ा सा वहां से भी आपको अध्ययन मिल जाएगा। और मेंस परीक्षा के लिए तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे। तो ये इस प्रकार की लिखी गई, इसलिए हमने कहा यहाँ पर जो तीसरी पद्धति है वो विधा आधारित है। तीसरी पद्धति विधा आधारित काल विभाजन की है। हिंदी साहित्य को कविता और गद्य की विभिन्न विधाओं के अनुसार विभाजित करके उनके विकास का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। इससे विधागत विकास को समझने में सुविधा होती है। भाई इससे आसानी क्या होती है, मान लो आपको उपन्यास समझना है, उपन्यास वाली किताब पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। कहानी पढ़नी है, कहानी वाला पढ़ लिया। आलोचना पढ़नी, आलोचना वाला पढ़े, पूरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं, एक स्थान पर सब मिल जा रहा है, कहानी, उपन्यास, नाटक जो भी है। तो विधा के रूप में भी काल विभाजन किया गया। तो ये तीसरी पद्धति हो गई। अब आती है चौथी पद्धति। चतुर्थ पद्धति शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन की है। किसकी, वस्तुगत विभाजन की। इसके समर्थक मानते हैं कि किसी विचारधारा या साहित्यिक दृष्टिकोण को आरोपित करने से यथार्थ चित्र विकृत हो जाता है। अतः साहित्य का अध्ययन केवल समय क्रम के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि जो चौथी पद्धति है यह शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन की है, और इसके समर्थक यह मानते हैं कि किसी विचारधारा या साहित्यिक दृष्टिकोण को
आरोपित करने से यथार्थ चित्र विकृत हो जाता है और इस कारण से साहित्य का अध्ययन केवल समय क्रम के आधार पर किया जाना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुत विस्तार नहीं करना है। लगभग 250 शब्दों पर हम लोग पहुंच रहे, आखिरी में आपको यहां पर क्या करना है, निष्कर्ष दे देना है। क्या करना है, निष्कर्ष दे देना है। यहां पर ध्यान यह रखना है, निष्कर्ष देते समय भाई हम कई बार बात किए कि निष्कर्ष सबसे अच्छा आपका माना जाता है। निष्कर्ष अगर जो आपका अच्छा, तो आप जो ऊपर लिखे वो भी अच्छा माना जाएगा। अंत भला तो सब भला। तो ध्यान रखना है कि निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग इससे पहले समीक्षात्मक प्रश्नों पर बातचीत कर रहे थे, उसमें अपना मत जोड़ते थे, विद्वानों का मत लिखते थे, फिर अंत में अपना निर्णय देते थे। यहां पर क्या करना है, आपको जो ऊपर दिया गया है उसी के अनुसार कुछ ना कुछ बताना है, क्योंकि मूल्यांकन अपने हिसाब से नहीं, क्या करना है, जो विभाजन किया गया है उसकी पद्धतियों को बताना है। क्या कहा गया, पहला, इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने अपने दृष्टिकोण और उद्देश्य के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन की भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाई हैं। क्या किया है, भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाई हैं। अब इनमें से अगर जो आप एक लाइन अपना मत जोड़ना चाहते हो, आप अपना मत जोड़ना चाहते हो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो आखिरी में कि उपर्युक्त जो 4 पद्धतियां गिनाई गई हैं, जो 4 पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में से जो रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्धति अपनाई है वो पद्धति ज्यादा तार्किक और समीचीन है। एक आध लाइन यहां पर बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी की ज्यादा झुकाव करके किसी की ओर आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमने पहले ही कहा है कि आपको अपना विचार देना है, अपना विचार दूसरे पर मढ़ना नहीं है, उससे बचना है। यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मूल्यांकन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो, सबको लगभग पता है। तो इस प्रकार से आसान शब्दावली में एक क्वेश्चन आपका पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। यहां से भी इससे बदल करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। आपके मतानुसार हिंदी का पहला कवि कौन होना चाहिए, अपने मत के अनुसार बताओ। तो कुछ लोग कहेंगे सर्वमान्य मत तो सरहपा का है, सरहपा सही हो गए। ऐसे नहीं देना है, खूब अच्छे से जो भी मत हैं उनके बारे में लिखना है, फिर अंत में अपना मत देना और किसी एक की ओर झुकाव नहीं करना है, तार्किक उत्तर देना है, तार्किक मूल्यांकन करना है, यह आपको ध्यान रखना है। भाई अगर जो बात किया जाए हिंदी के पहले कवि की, तो हिंदी के पहले कवि अगर गणपत चंद्रगुप्त को ही मान लिया जाए तो उन्होंने किसको माना है, तो शालिभद्र सूरि को उन्होंने हिंदी का पहला कवि मान लिया। शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, उन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मान लिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि मानते। अब अगर जो बात किया जाए शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को जो हिंदी का पहला कवि माना, तो पुष्य या पुंड कवि के बारे में वो कहते क्या हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास पुष्य या पुंड नाम का कोई एक कवि था जिन्होंने कविताएं लिखी, केवल उल्लेख भर मात्र किया, उनकी रचना कोई प्राप्त नहीं होती पुष्य या पुंड की। तो केवल किसी पुस्तक में उल्लेख मिल गया कि हाँ ये इस समय विराजमान थे, इस समय कविता कर रहे थे, उनको हिंदी का पहला कवि मान लेना क्या तर्कसंगत है? हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। राम कुमार वर्मा जो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि बताते, तो सामान्यतः ज्यादातर विद्वान
स्वयंभू का जो समय है शायद 8वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। 8वीं शताब्दी जो था, या स्वयंभू की जो भाषा है, स्वयंभू की जो भाषा जो 8वीं शताब्दी में भाषा चल रही थी, वही भाषा है उनकी। और वो भाषा हिंदी से ज्यादा अपभ्रंश के नजदीक थी, हिंदी से ज्यादा अपभ्रंश के नजदीक थी। इसलिए क्या स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानना उचित है? या फिर आगे चल करके राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र जो सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और जो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया डॉक्टर नगेंद्र, और या पहले ही बात कर लो जो राहुल सांकृत्यायन ने माना है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र तो बहुत बाद में आए, डॉक्टर नगेंद्र बहुत बाद में आए। अगर ऐसा कहो कि डॉक्टर नगेंद्र ने राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन कर दिया, यह कह सकते हो, मानना तो कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन कर दिया तो राहुल सांकृत्यायन ने जो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी सरहपा भी तो कोई पुस्तक नहीं लिखे। तो कहते हैं सरहपा की लगभग 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, सरहपा के द्वारा लिखे गए 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं है। जो उनके दोहे मिले, जो उनके दोहे मिले वो दोहा कोश के नाम से संकलित किए गए, जिसमें जो सरहपा थे, सरहपा के साथ साथ और भी सिद्ध साहित्यकारों के दोहे उसमें संकलित किए गए हैं, जिसका संपादन आगे चल करके दोनों ने किया, बात होगी उस पर। तो रचना तो नहीं की, लेकिन हां दोहे मिले, कविताएं मिली, और जो कविताएं मिली, जो दोहे मिले सरहपा के, वही परंपरा आगे हिंदी के कवियों ने स्वीकार की और वही परंपरा चलती रही। तो अगर जो कोई कवि है, थोड़ा बहुत अंतर भी है, लेकिन उस परंपरा को आगे मान लिया जाता है। जैसे रीतिकाल की अगर बात करो तो रीतिकाल में केशवदास और चिंतामणि त्रिपाठी, दोनों में अंतर क्या हो गया भाई? रामचंद्र शुक्ल यही तो कहते कि केशवदास ने काव्यांग विवेचन किया, रीति तत्व निरूपण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, किया, अच्छी बात है, लेकिन आगे जो परंपरा चली रीति की, वो केशव के मार्ग पर नहीं चली, वो चिंतामणि त्रिपाठी का अनुसरण की। इसलिए रीतिकाल का परिवर्तन चिंतामणि त्रिपाठी से मानना ही समीचीन है। तो वैसे ही यहां पर अगर बात किया जाए सरहपा के बारे में, तो सरहपा ने जो रचनाएं की या जो कविताएं लिखी, उनके आधार पर ही या उनकी परंपरा आगे बढ़ती रही। इसीलिए आगे चल करके ज्यादातर विद्वानों ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार कर लिया, मान लिया। आगे चल के गणपत चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में भी पढ़ा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त दो ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी की वास्तविक शुरुआत या हिंदी का प्रारंभ भक्ति काल से मानने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि आदि काल का जो साहित्य लिखा गया है बड़ा विवादित है, बड़ा मतभेद है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो प्रामाणिकता को लेकर के हो। ज्यादातर ग्रंथ अप्राप्त हो रहे हैं, संदिग्ध हैं। तो अब्दुल रहमान से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और गणपत चंद्रगुप्त जी शालिभद्र सूर्य से शुरुआत मानते हैं, यानी कि वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से। तो क्या अगर जो भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाए तो क्या उचित रहेगा? ये तो हमको लगता है कि अगर जो ऐसा हो जाए तब तो एक बॉर्डर लाइन खींच देनी चाहिए, यहां आज के बाद अपभ्रंश साहित्य खत्म, आज के बाद हिंदी साहित्य लिखा जाएगा। यदि ऐसी स्थिति हो तब तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त जी के मत को माना जाए।
भाई कोई भी भाषा, कोई भी साहित्य अचानक प्रकट नहीं होता है, उसकी कोई समय सीमा या बिल्कुल एग्जैक्ट निर्धारित समय रेखा नहीं निर्धारित करी जा सकती है। भाई अगर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लगाते कि हाँ इसमें अपभ्रंश का योग ज्यादा है, अपभ्रंश की विशेषताएं ज्यादा मिल रही हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है, तो अचानक कहां से हो जाएगा कि हाँ नहीं कल से हिंदी साहित्य लिखा जाएगा या इस प्रकार की भाषा लिखी जाएगी, भाषा खत्म हो गई, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से बेवजह हिंदी साहित्य को पीछे ढकेलना रहेगा, बहुत पीछे ले जाएं। हम लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कोई 7वीं शताब्दी से मान ले रहा है राम कुमार वर्मा जैसे विद्वान, और एक हम लोग हैं यानी विद्यापति क्या नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, गणपत चंद्रगुप्त जी हैं, जो भक्ति काल से मानने के पीछे पड़े हैं। वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी पूरे आदिकाल में से केवल 12 रचनाओं को प्रामाणिकता देते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे आगे जो केवल भक्ति काल से शुरुआत कर देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये मान लिया पूछ रहा था आपसे कि वह कौन सा साहित्यकार है, कौन सा इतिहासकार है जो हिंदी का प्रारंभ या हिंदी का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से मानता है। तो वहां पर 2 नाम याद रखिएगा, एक गणपत चंद्रगुप्त और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2 विद्वान ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से मान लेते हैं। तो इनके मत को मानना हमारे हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन उल्लेख करना जरूरी है, उल्लेख करना जरूरी है। यदि उल्लेख नहीं करोगे फिर उल्लेख किसका करोगे? भाई 4 ही 5 रचनाकार हैं जिनका उल्लेख आप करोगे। एक स्वयंभू का कर सकते हो यदि करना चाहो, वैसे हमारे हिसाब तो नहीं करना चाहिए, हमने नहीं किया इसमें। पुष्य या पुंड को करना चाहिए, पुष्य या पुंड। शिव सिंह सेंगर जो कि पुराने इतिहासकार हैं, काफी पहले बात किए थे। और सरहप्पा पर बात करनी चाहिए, और आगे चल करके गणपत चंद्रगुप्त और विद्यापति क्या नाम इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बात करनी चाहिए। कैसे लिखोगे? देखो भाई, पता इसमें से सब कुछ है सबको। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि का प्रश्न एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। भाई देखो, पहली लाइन आपको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। हम इस प्रकार से लिखते कि मान लो हम ही परीक्षा में लिखने जा रहे हैं, तभी इसकी भाषा शैली आप समझ पाओगे। जो भी क्वेश्चन हमने लिखा वो हमने ये मान लिया कि हम लिख रहे हैं। अगर तो मास्टर की भाषा में लिखोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये समझो ये बिल्कुल आपकी भाषा में लिखा गया है, इसलिए आपको कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं। सब लाइनों में सब के उत्तर में पहली लाइन इसी प्रकार की मिलेगी आपको। क्या लिखा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि का प्रश्न एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। ये सबको पता होगा, बिल्कुल आसान सा। इसका मुख्य कारण क्या है? अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच स्पष्ट समय रेखा का अभाव है। यानी जो हिंदी का पहला कवि के संबंध में जो मतभेद है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच की जो समय सीमा है, जो विभाजक रेखा है, वो निश्चित नहीं हो पाई। इस कारण से इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। अब ये कौन कौन से मत हैं? पहले बात होती है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को, इसको पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि मान लिया। आगे क्या आता है? परंतु इस मत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यानी कमजोरी यह है कि इस कवि की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। परंतु इस मत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इस कवि की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। केवल नामोल्लेख के आधार पर किसी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे अभी कह दिया जाए, कल आपके शहर में आज रात में शेर आया था। अब शेर तो आया, आपने देखा, लेकिन जो आया, जहां पर आया, अगर जो आपने अकेले केवल देखा
तो सुबह कोई बात आपको मानेगा नहीं। हाँ, हो सकता है पड़ोसी मान ले, बात अलग है, लेकिन जब भी कोई तर्क वाली बात आएगी, जब भी कोई रक्षा वाला आदमी जाएगा आपके पास और पूछेगा क्या आया था, शेर आया था, कहाँ आया था, कहाँ है, बताओ, कहाँ फोटो है, कहाँ उसका निशान है, नहीं बता पाओगे तो नहीं मानेगा, तर्क नहीं है कोई ऐसा। लेकिन हाँ, अगर जब कोई आया, उसका फोटो आपके पास है कि हाँ देखो ये आया था, तुरंत मान लिया जाएगा। केवल आपके कह देने मात्र से नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ नहीं शेर आया था। वही स्थिति यहां पर भी है कि अगर जो केवल नामोल्लेख कर दिया गया और केवल नामोल्लेख के आधार पर उनको हिंदी का पहला कवि मान लिया जाए, यह वैज्ञानिक तरीके से उचित नहीं है। आगे क्या है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने, यहां पर डॉक्टर नगेंद्र का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने तो राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन किया है, वो बहुत बाद में आएंगे, और हम बात कर रहे हैं पहले की। तो राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। यहां पर यह लिखना जरूर चाहिए, भूलना नहीं है, इनका समय नहीं भूलना है, चाहे राहुल सांकृत्यायन हो और चाहे पुष्य या पुंड हो, वो भी 7वीं शताब्दी में और ये भी 7वीं शताब्दी में। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे और उनकी रचनाएं दोहा तथा पद शैली में हैं। उनकी रचनाएं दोहा तथा पद शैली में हैं, और यही दोहा भाई आगे चल करके कबीरदास जी में यानी कि संत साहित्य में, और यही पद आगे चल करके कबीरदास यानी कि संत साहित्य में शबद के नाम से जाने गए। इस परंपरा का आगे पालन किया गया, जिन्हें आगे चलकर अनेक हिंदी कवियों ने अपनाया। इस मत के विरोध में यह तर्क दिया गया कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग हैं तथा उनके समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की कोई सुदृढ़ रचना परंपरा नहीं मिलती है। यानी कि जो ये राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, इसके विरोध में जो मान्यता दी गई, जो तर्क दिया गया, वो तर्क ये रहा कि जो सरहपा की रचनाएं हैं वो अपभ्रंश प्रभावित हैं, और जो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच जो हिंदी साहित्य लिखा गया उसकी कोई सुदृढ़ परंपरा नहीं थी, ये माना गया। फिर भी भाषा और काव्य शैली की दृष्टि से सरहपाद हिंदी के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, उनके समय से 11वीं शताब्दी यानी सरहपा का जो समय था 7वीं शताब्दी, तो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच हिंदी की कोई सुदृढ़ परंपरा नहीं थी। लेकिन जो सरहपा ने लिखा, चाहे वो दोहा लिखे, चाहे वो पद लिखे, लेकिन आगे चल करके भक्ति काल में तो उस परंपरा का पालन किया गया, उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। ये तर्क बड़ा जबरदस्त हो जाएगा आपका। और फिर भी भाषा और काव्य शैली की दृष्टि से सरहपाद हिंदी के सबसे निकट प्रतीत होते हैं, यानी भाषा भी और काव्य शैली भी। आगे तीसरा मत क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने यह इच्छा प्रकट की कि हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना जाए। ये कौन कहता है? गणपत चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह इच्छा जाहिर की कि हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना जाए, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी के बीच निर्णायक रेखा खींचना कठिन है। क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी के बीच निर्णायक रेखा खींचना कठिन है, किंतु वे स्वयं इस मत के अनौचित्य को स्वीकार करते हैं। यानी ये इस प्रकार की दुर्भावना भी करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त जी कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत माननी चाहिए, लेकिन फिर भी वे इस अनौचित्य को, इसके अनौचित्य को मानते हैं, स्वयं मानते हैं कि ठीक नहीं है, स्वयं मानते कि ठीक नहीं है। क्या कहा
क्योंकि ऐसा करने से हिंदी के प्रारंभिक विकास की उपेक्षा होती है, क्योंकि ऐसा करने से हिंदी के प्रारंभिक विकास की उपेक्षा होती है। आगे बात आती है, अपना आपको मत देना है। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता शालिभद्र सूरि को, और यहीं पर एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप थोड़ा सा कमा लगा करके, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं या घोषित करते हैं, जो भी कुछ है। अब यहां पर इन सभी मतों के आधार पर आपको अपना मत देना है। इन सभी मतों के साथ साथ अपना मत जोड़ते हुए सीधा अपना तर्क नहीं देना, ध्यान रखना है। ऊपर जो मत दिए हैं आपने, उनके समर्थन में उन्हीं में से निकाल करके आपको अपना मत, उसे मिलता जुलता मत देना है। क्या देना है? इन सभी मतों पर विचार करने के बाद सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। ये जो लिखा गया अधिक प्रतीत होता है, ये बहुत शानदार है। कुछ लोग यहां पर लिखेंगे कि उपर्युक्त मत के आधार पर या उपर्युक्त मतों के आधार पर हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाना चाहिए, या हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं। ये नहीं मानना है, ये तो आपका सीधे अधिकार हो जाएगा कि हैं तो हैं, है नहीं है। उचित प्रतीत होता है, इसमें आप अपनी बात कहते हुए निकल गए आसानी से, क्योंकि उनकी भाषा हिंदी के अधिक निकट है। क्योंकि उनकी भाषा हिंदी के अधिक निकट है, यह आपने तर्क दे दिया। भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना, भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना हिंदी के उद्भव को अनावश्यक रूप से पीछे ढकेलना है। क्या है? अगर जो भक्ति काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना हिंदी साहित्य को पीछे ढकेलना है, तो ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, सभी तथ्य आपको पहले से ही ज्ञात हैं, बस उनको लिखना है, किस हिसाब से आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका आता है, हिंदी की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों में मतभेद। हिंदी की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों में मतभेद। यह भी आपका हिंदी के पहले कवि से संबंधित मिलता जुलता है। भाई, जब हिंदी का पहला कवि घोषित होगा तो हिंदी की समय सीमा भी वहीं से घोषित हो जाएगी, और हिंदी की समय सीमा अगर घोषित हो गई तो वहीं से हिंदी का पहला कवि घोषित हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे पद्धतियां वाला, वो थोड़ा अलग, बाकी ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते टैयप वाले हैं। तो अब यहां अगर तो बात किया जाए हिंदी के आरंभिक सीमा की, तो हिंदी के आरंभिक सीमा में अगर बात करो तो अलग अलग विद्वान अलग अलग, जैसे अभी शिव सिंह सेंगर को ही लिया गया पुष्य या पुंड से 7वीं शताब्दी से, राम कुमार वर्मा को ले लो 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इसी प्रकार से गणपत चंद्रगुप्त भी आ जाएंगे 7वीं शताब्दी से, और दूसरे सरहपा हिंदी का पहला कवि, इनसे भी। लेकिन जो आदिकाल की समय सीमा सर्वाधिक प्रचलित है, वो इन सब में से हट करके जो रामचंद्र शुक्ल जी ने विभाजन किया है, समय सीमा निर्धारित की है, प्रायः सभी विद्वानों ने उनका समर्थन किया। यहां तक कि उनके धुर विरोधी प्रवृत्ति वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदिकाल की प्रारंभिक सीमा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी के मत को मान लेते हैं। तो भाई, रामचंद्र शुक्ल जी जो समय सीमा मानते हैं आदिकाल की, वीरगाथा काल की, वो संवत 1050 से संवत 1375, संवत 1050 से संवत 1375 का जो कालखंड है, ये आदिकाल मानते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रारंभिक सीमा की, अंतिम सीमा की बात नहीं करना, प्रारंभिक सीमा की बात करना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी 1000 ईस्वी से मान लेते हैं।
तो भैया अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात करो तो संवत 1050 यानी 57 घटाओ 993 ईस्वी आदिकाल की शुरुआत मान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी। तो 10 शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी, ये लगभग 1000 ईस्वी से प्रायः ज्यादातर विद्वान हिंदी का प्रारंभ मान लेते हैं, हिंदी साहित्य की शुरुआत मान लेते हैं। कौन कौन से मतों पर हम लोगों को बातचीत करना है? एक तो पहला राहुल सांकृत्यायन का मत, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मत ला सकते हो। रामचंद्र शुक्ल जी का मत तो मुख्य केंद्र में रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी के मत को बीच केंद्र में रखना है। कैसे लिखना है? हिंदी भाषा और साहित्य की आरंभिक सीमा को लेकर, हिंदी भाषा और साहित्य की आरंभिक सीमा को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की आरंभिक सीमा को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। मुख्य विवाद यह है कि हिंदी का आरंभ अपभ्रंश से अलग होकर कब और किस रूप में माना जाए। हिंदी का आरंभ अपभ्रंश से अलग होकर कब और किस रूप में माना जाए। आप एक कथन पढ़े होंगे, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी। इस मत के 3 समर्थक थे। कौन कौन थे भैया, कोई बताएगा? अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल एक और थे, हाँ राहुल सांकृत्यायन थे। तो राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, ये 3 लोग थे जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने क्या लिखा इस संबंध में? अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, विरोध कर दिया सीधे सीधे। तो इस मत को भी यहां पर लाना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल के मत को भी यहां पर लाना है। तो कैसे आएगा? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट रूप, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। क्या कहा गया? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। यद्यपि परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का विकास अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः हुआ है। जिन्होंने कहा क्या कि भाषा शास्त्रीय दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना। लेकिन कहा क्या कि हिंदी साहित्य की परंपरा, यद्यपि परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का विकास अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः हुआ है। ये तो मान रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। और इस मत से यह स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक विकासात्मक संबंध है। जो ऊपर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है, यद्यपि हिंदी का या परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का विकास अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः हुआ है। इस मत से यह पता लगता है या स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक विकासात्मक संबंध है, पर दोनों को एक ही मानना उचित नहीं। पर दोनों को एक ही मान लेना, यानी अपभ्रंश और हिंदी को एक ही मान लेना, यह उचित नहीं है। आगे देखो क्या कहा गया। राहुल सांकृत्यायन का मत है, इसका राहुल सांकृत्यायन का मत है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से पृथक होकर, आधुनिक भारतीय भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से पृथक होकर स्वतंत्र रूप ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? भारतीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से पृथक होकर स्वतंत्र रूप ग्रहण करती हैं। वे श्रयपाद का समय लगभग 769 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि मानकर, भाई श्रयपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानकर हिंदी का आरंभ 8वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन
सरहपाद जो कि 8वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि मानकर हिंदी का आरंभ 8वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु विनोद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा भी इस मत के निकट है। 7वीं 8वीं शताब्दी इसी के आसपास सब लोग लगभग बैठ जाते, चाहे वो मुंज कवि हो, चाहे वो स्वयंभू हो, चाहे आपके सरहपाद हैं, पुष्य पुंड हैं, ये सब इसी के आसपास आ जाते हैं। तो इस मत के समर्थक कौन कौन है? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन सबके जो मत हैं इसके निकट हैं। यही नहीं है, इनके निकट हैं, ये आपको नाम देना है। इसके विपरीत सुनीत कुमार चटर्जी जो भाषा वैज्ञानिक है का कहना है कि 13वीं शताब्दी से पूर्व हमें स्पष्ट हिंदी या हिंदुस्तानी का दर्शन नहीं होता। कौन कहता? सुनीत कुमार चटर्जी। ये सुनीत कुमार चटर्जी वही हैं जो हिंदी की जो लिपि देवनागरी आज हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस देवनागरी के स्थान पर कौन सी लिपि अपनाने पर जोर दिए थे? हाँ, रोमन लिपि अपनाने पर जोर दिया था। ये वही सुनीत कुमार चटर्जी हैं भाई। तो इन्होंने क्या कहा? 13वीं शताब्दी से पूर्व हमें स्पष्ट हिंदी या हिंदुस्तानी का दर्शन नहीं होता और उस समय की भाषा वस्तुतः साहित्यिक अपभ्रंश ही थी। उस समय की भाषा वस्तुतः अपभ्रंश ही थी। उदय नारायण तिवारी और नामवर सिंह, ये दोनों लोग भी अपभ्रंश पर अच्छा काम किए हैं, चाहे नामवर सिंह हो चाहे उदय नारायण तिवारी। तो उदय नारायण तिवारी और नामवर सिंह ने भी 13वीं शताब्दी को अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर संक्रमण काल माना है, यानी कि अपभ्रंश समाप्त और हिंदी की शुरुआत। उदय नारायण तिवारी, सुनीत कुमार चटर्जी, नामवर सिंह, इन लोगों ने 13वीं शताब्दी के आसपास से मान लिया है। तो ये यहां पर संक्रमण काल इसको माना। दूसरा और अधिक प्रचलित मत रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा मत कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि सर्वाधिक या अधिक प्रचलित भी है। उनके अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो किसने कहा भैया? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अच्छा, अपभ्रंश को साहित्याभास हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को साहित्याभास हिंदी और शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी। जबकि किसने पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहते। तीनों मत याद रखिएगा, तीनों मत बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया? प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का स्पष्ट प्रमाण विक्रम संवत 1050 यानी 10वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। इसी आधार पर वे हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि भी 10वीं शताब्दी से हिंदी के आदिकाल को स्वीकार करते हैं। कौन कौन? चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, लगभग बच्चन सिंह भी इसी के अंतर्गत आ जाने चाहिए। तो इन लोगों ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है? 10वीं शताब्दी से मानी है। चतुर्वेदी ने, अब यहां पर देखो चतुर्वेदी केवल लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले एक बार चतुर्वेदी जी आ चुके हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर रामस्वरूप लिखते एक शब्द और हो जाता, इसलिए बढ़ा दिया। तो चतुर्वेदी ने भाषा में परसर्गों के प्रयोग को, चतुर्वेदी जी ने भाषा में परसर्गों के प्रयोग को हिंदी की पहचान की कसौटी मानते हुए, परसर्गों के प्रयोग को हिंदी की पहचान की कसौटी मानते हुए पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी का आरंभिक रूप कहा। हिंदी का आरंभिक रूप कहा। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लो प्रारंभिक परीक्षा कभी दे टीजीटी पीजीटी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी का आरंभिक रूप किसने कहा? पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी का आरंभिक रूप किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। आगे बात आती है, निष्कर्ष क्या है आपका? जब तक कोई नई ऐतिहासिक खोज नहीं होती, जब तक कोई नई ऐतिहासिक खोज नहीं होती,
हिंदी की आरंभिक सीमा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत सर्वाधिक व्यवस्थित, संतुलित और सर्वमान्य माना जाता है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा बांध दी, जो समय सीमा निर्धारित कर दी, जब तक कोई नई खोज नहीं आ जाती, वही रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास 1932 में आया था। 27 में लिखा गया, 32 में प्रकाशित हुआ। अब 1932 के बाद राम कुमार वर्मा का भी इतिहास ग्रंथ आया 1938 में, बच्चन सिंह का भी आया, डॉक्टर नगेंद्र का भी आया, रामस्वरूप चतुर्वेदी का आया, बच्चन सिंह आया 1996 में। उसके बाद सुमन राजे का आया आधा इतिहास 2002 में। 2008 या 12 में शायद आया नारी ओझल इतिहास। ये किसका भैया? नारी ओझल इतिहास, हाँ, नीरजा माधव का। फिर उसके बाद हेमंत कुकरेती का भी आया 2015 में शायद। और 2019 में राम किशोर शर्मा का भी एक इतिहास ग्रंथ आया जो लेटेस्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास समग्र इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास के नाम से 2019 में भी आया। यानी कि हम तो मुख्य मुख्य बताए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बाकी इस समय, इस दरमियान 1932 से आज तक कम से कम 50 इतिहास ग्रंथ लिखे गए। लेकिन अभी तक रामचंद्र शुक्ल जी से इतर कोई नया ऐसा मत नहीं आया कि रामचंद्र शुक्ल जी के मत को पीछे धकेला जाए और नए मत को मान्यता दी जाए। तो इसलिए आपको आखिरी में लिखना है कि जब तक कोई नई खोज नहीं हो जाती है, तब तक रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रारंभिक सीमा आदिकाल की मानी गई रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, वही मानी जाती रहेगी या मानी जाती। ये बात हो गई आपके 3 प्रश्नों पर। आगे फिर हम लोग इस पर भी 2-3 क्वेश्चन और होंगे। 3 और 3 6 प्रश्नों पर हम लोग बातचीत किए हैं। इस पर शायद 11 या 12 प्रश्न होंगे आपके काल विभाजन और नामकरण से संबंधित। कल हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो 3 प्रश्न कल भी होंगे। बाकी ये प्रश्न आप लोग लिखते चले जाओ। कुछ लोग लिख नहीं रहे, ऐसा एहसास हमको हो रहा है। आज भी आप में से या आपके साथियों में से कई लोगों के फोन आए कि सर जी नोट्स दे दो, हमको नोट्स दे दो, हम लिख लेंगे बाद में, हम वो लिख लेंगे। बाद का काम बाद में ही रहता है। सोचते सोचते समय आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा, नाम भी हो गया उसमें आपका। तब उस समय स्थिति ये होगी, रिजल्ट में नाम तो आ गया, अब पहले फॉर्म भर लूं, फिर आगे तैयारी करूंगा। फॉर्म भर लिया, अब स्थिति ये हुई कि जब तैयारी करने बैठे आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। और जब आप शुरू करोगे, तब तक आप में से जो आप लोग पढ़ रहे हो, उन लोगों में से जो भी सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तब तक आप लोग कहां होगे भाई? जब वो दौड़ना शुरू करेंगे तब आप लोग 90% रेस दौड़ चुके होंगे, अब 10% बचा। अब वो भले ही खरगोश की चाल दौड़े, लेकिन कछुआ को पछाड़ नहीं पाएंगे। तो आप लोग कछुआ की चाल चल रहे हो, चलते रहो, बशर्ते इसमें सोना नहीं है। यदि सो गए फिर गड़बड़ हो जाएगा। कछुआ सोता नहीं है, तो आप लोग कछुआ वाली चाल चलो, लेकिन सोना नहीं है। 3-3 क्वेश्चन, हाँ कष्ट बहुत है, दिक्कत बहुत है, जाड़े का मौसम है, बैठ करके पढ़ना दिक्कत वाला बात। तो पढ़ना तो अलग की बात है, लिखना भी है, हाथ भी निकालना है, ठंडी है। देखो जो कष्ट सहेगा वही आगे चल करके इतिहास बनाएगा। भाई मलिक मोहम्मद जैसी की एक ऐसी पंक्ति है ना, तपन मरगसरा जे सहें ते अद्रा पलुहंत। अगर जो तपन को नहीं सहन कर पाओगे, सूख जाओगे, तो फिर अद्रा नक्षत्र में चाहे इतनी बरसात हो जाए आपके लिए बेकार है। लेकिन अगर जो उस तपन को सह गए मृगशिरा नक्षत्र की, तो फिर आगे जहां जैसे ही बरसात होगी, 4 बूंदें पड़ेंगी, आप खिलखिला उठोगे। तो ये समझ लो आज हम लोग जो इस समय काम कर रहे, ये मृगशिरा नक्षत्र में आप लोग अपने आप को जिंदा रख रहे हो, बढ़ा रहे हो आगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग आगे निकल जाओगे। तो बस ये नहीं सोचना है, अब लगभग आपका माइंड सेट हो चुका होगा
कि सर जी जो बता रहे हमको नहीं लगता इसमें से कुछ पता नहीं है, सब पता है सबको, और आपको भी ये लगता होगा कि अब लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस प्रकार के क्वेश्चन आए, चाहे जिस प्रकार के प्रश्न आए। अभी जो प्रश्नों पर बात हो रही है थोड़ा कठिन है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आसान क्वेश्चन जाएंगे, और तब तक आपकी भाषा शैली विकसित हो चुकी होगी, आपका दिमाग बिल्कुल खुल चुका होगा कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। कुछ क्वेश्चन तो हम ना भी पढ़ाएंगे तब भी आप लिख डालोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। अभी आपको मान के चलना है कि मार्च में हो सकता है पेपर हो ही जाए, क्योंकि देखो आयोग की मंशा क्या है ये कोई नहीं जान सकता, सरकार की मंशा क्या है कोई नहीं जान सकता, हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, हम और आप। तो अनुमान क्या है कि भाई हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी की उत्तरमाला आ गई, अभी दूसरे चरण का पेपर हुआ है आज कल में, उसकी उत्तरमाला भी हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए। अगला चरण होगा उसकी भी उत्तरमाला पेपर के बाद आ जाएगी। तो जो उत्तरमाला आने का चरण शुरू है तो हो सकता है इसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आए, क्योंकि आयोग के पास जो अभी तक का जो इतिहास है, मेंस आयोग अपने चैम्बर में ही कराता है, अपनी बिल्डिंग में ज्यादातर कराता है थीसिस वगैरह का। एक बार जीआईसी प्रवक्ता का मेंस हुआ है, वो संभवतः कुछ गिने चुने कॉलेजों में हुआ है। तो उसी प्रकार से आपका भी मेंस गिने चुने कॉलेजों में ही होगा। ऐसा नहीं होगा बाराबंकी का कोई स्कूल बना दिया मेंस लिखो जाके, रायबरेली का कोई बना दिया मेंस लिखो, नहीं होगा ऐसा। कुछ गिने चुने शहर होंगे, संभवतः जहां तक हमारा मन है, हमारा मत है, इलाहाबाद और लखनऊ ये 2 सेंटर बनने चाहिए। हाँ वही चीज है, तो इलाहाबाद और लखनऊ बन सकता है, क्योंकि ये वहां पर पंगा नहीं लेना चाहते, फंसना नहीं चाहते, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिखाया जाएगा आपसे। तो इतने सारे बच्चे अगर एलटी ग्रेड के एक साथ मेंस लिखवा देंगे तो कहां बैठाएंगे भाई? 10,000 तो हिंदी के ही होंगे, 11,000 लगभग। अब 11,000 बच्चे कहां बैठा दोगे? हिंदी के ही केवल, बाकी अंग्रेजी के भी है, उर्दू के भी, फारसी के भी, तमिल तेलुगु दुनिया भर की भाषाएं हैं, गणित मैथ है, सब है। तो जहां तक हमारा मन है, हमारा मत है कि ये इसी प्रकार से चरणों में रिजल्ट भी निकालेंगे, और रिजल्ट निकालते ही आपसे फार्म भरवाएंगे और मेंस के लिए आपको तैयार कर लेंगे। तो हो सकता है मार्च में हो जाए, या नहीं होता तो आपकी पढ़ाई कहां से खराब हो जाएगी, आपको और समय मिल जाएगा और आप आगे बढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें भी कई क्वेश्चन आपको मिल रहे सीधे सीधे, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, वहां से भी आपका काम चलता रहेगा। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा, या ऐसा तो कुछ आपको पढ़ना नहीं है जो मेंस का अलग है, प्रारंभिक का अलग है, केवल उसका स्वरूप ही बदला है, केवल स्वरूप ही बदला है। तो स्वरूप बदलते मतलब लिखते रहो, आपका काम होता रहेगा, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी भैया, यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।